दिन से हुआ क्या था, जब 57 की क्रांति हो गई थी ना, तो 57 की क्रांति को कभी आप भी नोटिस करेंगे तो एक चीज पाएंगे उसमें कि 57 की क्रांति के सारे नेता राजा महाराजा है। भाई दिल्ली में बहादुर शाह जफर है, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई है, यहाँ आपके इधर पेशवा नाना साहब थे कानपुर के अंदर, लखनऊ में बेगम हजरत महल है। तो ये सारे कौन है, ज्यादातर राजा महाराजा। तो अंग्रेजों को लगा कि यार राजा महाराजा जो है वो हमारे खिलाफ क्या करते हैं, क्रांति। अंग्रेजों ने एक चीज और नोटिस की, राजा महाराजाओं ने क्रांति की तो जनता उनके साथ में आ गई। अच्छा दूसरी बात, राजा महाराजा ने क्रांति क्यों की, कि बहादुर शाह जफर ने क्रांति में इसलिए भाग लिया था क्योंकि अंग्रेजों ने उसको अल्टीमेटम दिया था कि तेरे को लाल किला खाली करना पड़ेगा और तेरे जो बेटे हैं वो नाम के आगे बादशाह नहीं लगा सकते। किस बात का बादशाह, हमारे से पेंशन लेके बैठा हुआ है, बादशाह बादशाह करते रहते हैं तेरे को फालतू तुम लोग। रानी लक्ष्मीबाई को आपको पता है बेटा गोद लेने की अनुमति नहीं दी। बेगम हजरत महल के पति थे वाजिद अली शाह, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। पेशवा नाना साहब की अंग्रेजों ने पेंशन रोक दी। तो अंग्रेजों ने कहा यार जिन लोगों ने हमारे खिलाफ क्रांति की ना, इनके व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी कि बहादुर शाह जफर को हमारे से खतरा है, नाना साहब खतरा है, पर इनके साथ जनता क्यों आ गई। बहादुर शाह जफर दिल्ली में क्रांति कर रहा है और दिल्ली की जनता किसके साथ है, बहादुर शाह जफर। ऐसा क्या है, ऐसा तो कोई बहादुर शाह जफर ज्यादा ढंग का आदमी भी नहीं था, पर जनता फिर भी उसके साथ में आ गई। तो अंग्रेजों ने एक चीज नोटिस की कि भारत में राजा और जनता के संबंध बहुत अच्छे हैं, जनता और राजा आपस में कई पीढ़ियों से साथ साथ रह रहे हैं, इसलिए कनेक्शन है इनके बीच में। कनेक्शन का एक कारण ये भी है कि जनता और राजा के बीच में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है, कि भाई जोधपुर का राजा है तो जोधपुर राजा क्या पहनता है, कि धोती कुर्ता। जनता क्या पहनती है, धोती कुर्ता। ये हो सकता है भाई राजा के पास में धोती कुर्ते 10 जोड़ी और जनता के पास में 2 जोड़ी हो, कपड़े तो सेम है। राजा क्या बोलता है कि मारवाड़ी की भाषा मारवाड़ी, तो जनता भी क्या बोलती है, मारवाड़ी बोली बोलती। राजा क्या खाता है, कि पूरा मारवाड़ बाजरे की रोटी खाता है, तो राजा भी बाजरे की रोटी और जनता भी बाजरे। ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हो कि राजा वाले में घी ज्यादा और उन वाले में घी थोड़ा, और उसमें भी गांव का आदमी तो घी ज्यादा ही खा रहा है क्योंकि उसके पास भी गाय भैंस है ही। उल्टा राजा के कम हो सकता है, उसके पास तो ज्यादा है। राजा के पढ़ाई लिखाई क्या है, वही जो पंडित जी थोड़ा बहुत कोई संस्कृत या राजस्थानी जो पढ़ा देते हैं वो है। जनता ज्यादातर तो पढ़ती नहीं है, पढ़ती है तो भी उसकी सेम पढ़ाई है, वही कोई वेद पुराण टाइप की थोड़ी बहुत बातें सीख ली वही है। राजा का भी जनता के बीच मिलने के लिए जाता है, तो जनता और राजा कहाँ बैठेंगे, तो वहीं गांव में धूल में जनता बैठ जाएगी, वहीं कौन बैठ जाएगा, राजा। ये हो सकता है जनता एकदम धूल में बैठ जाए, राजा को कोई टेबल दे दी, भाई तू ऊपर बैठ जा, कोई चारपाई रख दी तो इसके ऊपर बैठ जा। राजा के गेम जनता के गेम सब एक जैसे। वही राजा कोई वो अपने चौपड़ पासे खेला करते हैं, तो वही चौपड़ पासे राजा खेलता है, वही चौपड़ पासे कौन खेल लेती है, जनता खेल लेती है। तो राजा और जनता के बीच में विभिन्नता नहीं है, राजा और जनता एक जैसे क्रियाकलाप करते हैं, इसलिए राजा और जनता के बीच में बॉन्डिंग ठीक है। राजा जनता की सारी बातें समझता है, राजा को बताया यार इस किसान की इस बार बेटी की शादी भी है, इस किसान के इस बार मृत्यु भोज हुआ है, तो समझता है कि बेटी की शादी में मृत्यु भोज में खर्चे होते हैं, तो उसने कहा भाई इस बार टैक्स नहीं अगली बार जमा कराते। तो इनके बीच की बॉन्डिंग ठीक बनी रहती, जनता राजी रहती है कि राजा हमारे सुख दुख के अंदर काम आता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि अपने एक काम करो, अपने ऐसे राजा तैयार करो जिनका जनता के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो। तो कल को यदि भारत में क्रांति हो, जनता करे तो राजा साथ में नहीं जाए, राजा करे तो जनता साथ में नहीं जाए, तो उनका क्या किया जाए। किसी भी समाज को यदि आपको चेंज करना है तो समाज का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया जाए। तो क्या राजा महाराजाओं का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया जाए, तो क्या करें, तो राजा महाराजाओं की अलग से स्कूलिंग होनी चाहिए, अलग से कॉलेज होने चाहिए, उनमें अपने पढ़ाएंगे और अलग ही तरीके के लोग तैयार कर देंगे। ये प्लान देने वाला एक बंदा था, उसका नाम था वोल्टर। क्या नाम था, वोल्टर नाम का एक बंदा था। वो ये वोल्टर प्लान देता है 1869 में। कब देता है, वोल्टर योजना कब आई, 1869। और वोल्टर योजना क्या कहती है कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, अलग, उनके स्कूल और कॉलेज क्या होने चाहिए, अलग। और इस वोल्टर प्लान के तहत उन्होंने राजस्थान में जो पहला कॉलेज खोला था वो कॉलेज कौन सा था, मेयो कॉलेज। कब खोला, 1875 में उन्होंने क्या खोल दिया, मेयो कॉलेज। अब इसका मतलब था कि राजा महाराजाओं के बच्चे किसमें पढ़ेंगे, मेयो कॉलेज। पहले मेयो कॉलेज में पढ़ाओ, फिर हायर एजुकेशन के लिए इनको भेज दो इंग्लैंड। कहाँ भेज दो, यहाँ पर अपना ज्ञान सिखाएंगे, अपने यहाँ इनको बाद में यूरोप में क्या पढ़ाया जाता है वो पढ़ाएंगे, यूरोप के क्या मूल्य हैं वो पढ़ाएंगे। फिर जब ये बंदा लंदन से पढ़ के वापस आएगा और ये आगे चल के राजा बनेगा, ये राजकुमार आगे चल के राजा बनेगा, फिर ये जनता के साथ धूल में जाके नहीं बैठेगा क्योंकि इसको डस्ट से एलर्जी है। फिर ये वहां से आएगा तो इंग्लिश बोलेगा, ये यहाँ की जनता की भाषा नहीं बोलेगा। फिर ये धोती कुर्ता नहीं पहनेगा, पैंट शर्ट पहनेगा, तो इसको अपने में और जनता के अंदर दूरियां नजर आने लग जाएगी। फिर ये वहां जाके आएगा तो पिज्जा खाएगा, फिर ये बाजरे वाली रोटी खानी बंद कर देगा। फिर वहां से जब वापस आएगा तो चौपड़ पासे नहीं खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। क्रिकेट राजाओं का गेम है। भारत में क्रिकेट शुरू किसने किया था, भाई क्रिकेट महंगा गेम है ना, ये तो महंगा गेम है। दूसरा, क्रिकेट के लिए पहले 6 दिन का टेस्ट मैच होता, वनडे तो होते ही नहीं थे। ऐसा आदमी चाहिए जिसके कोई काम नहीं हो,
है ना। गांव का किसान है तो उसको डेली कोई ना कोई काम तो है ना। भाई खेती का काम नहीं तो पशुओं का है, पशुओं का नहीं तो खेती का है। वो नहीं है तो कोई घर में कोई काम आ गया, कोई मकान बनाना है, कोई छत उड़ गई वो बनानी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है उसको कहीं ना कहीं। तो वो काम करता ही था कुछ ना कुछ। राजा की इस प्रकार की बात नहीं, तो वो आराम से जाके खेलो। राजा के गेम पोलो है, घोड़े उसके पास है, पोलो खेल। राजा गेम गोल्फ है, एक बड़ा सा मैदान पड़ा, एक अकेला आदमी गएगा कि लोग बॉल मारते हैं, फिर वो बॉल उसने मार दी, उस बॉल को लाने वाले 5 आदमी चाहिए, राजा के पास ही हो सकते हैं। राजा गेम शूटिंग है, बंदूक उसके पास ही है। तो गेम अलग कर दो, भाषा अलग कर दो, खाना पीना अलग कर दो, रहन सहन अलग कर दो, तो राजा और जनता के बीच में गैप आ जाएगा। ऐसा अंग्रेजों का मानना था। किसका मानना था? हुआ नहीं, हालांकि हुआ ये कि राजा पढ़ने के लिए गए इंग्लैंड। कहां गए? साफा बांध गए। क्लास में क्या बांध के जाते हैं? साफे बांध बांध के बैठे रहते हैं वहां कि वहां फलान जी राजकुमार है, साफा बांधा वहां। सुबह सुबह अंग्रेज कहते टाई लगा के, उनका नहीं साफ टाई नहीं दे, साफा साफा बांध के आएंगे। तो अंग्रेजों का मामला तो उल्टा पुल्टा पड़ गया था, ज्यादा अपने वाले राजा सीखे नहीं थे। पर फिर भी बड़े तौर पर वो कहीं ना कहीं चेंज करने में थोड़ा बहुत सफल रहे। तो मेयो कॉलेज कब बनाया गया? कौन से प्लान के तहत? क्या कहता है वोल्टर प्लान? राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज होने से। इस मेयो कॉलेज का पहला एडमिशन मंगल सिंह था। पहला एडमिशन कौन था? ये और बड़ा जोरदार आदमी। अब राजा तो राजा ही रहे जी, राजकुमार तो। अजमेर में रूम लिया, भाई कॉलेज पढ़ना है तो भाई आप रूम नहीं कर दो, अजमेर में महल कर दो। भाई राजा महल टाइप में आके रह जाएगा। अब भाई उस महल से कॉलेज कैसे जाओगे आप? हाथी भी जाता। राजा ने कहा मैं 4 व्हीलर पे जाऊंगा। सीधी सी बात, ऐसे नहीं जाएंगे। अब हाथी बापड़ा धीरे धीरे आराम से यूं माहौल बनाता हुआ जाता। कहाँ जा रहे? कॉलेज चले हम, कॉलेज चले। फर्स्ट ईयर ही पढ़ा था, फिर वापस चला गया। एक ही साल पढ़ा था मंगल से। मैं बापड़ा हाथी तंग हो गया कि सुबह शाम लाना ले जाना पड़े यार आदमी को। तो ये क्वेश्चन है कि मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट कौन था? मेयो कॉलेज कौन से प्लान के तहत बनी थी? वोल्टर प्लान क्या कहता है? तो ये भी 2016 का क्वेश्चन। ये तीनों सवाल पूछे 2016 में। ये क्वेश्चन था प्री के अंदर कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहा था राजा महाराजाओं के बच्चों की शिक्षा अलग होनी चाहिए? वोल्टर। ये सवाल पूछा हुआ है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ। मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी कौन था? तीनों बातें एक साथ लिखवा दूं? लिख लो। रोक लगा दी किसने? किसने लगा दी? जय सिंह। किस किस पे? बड़ा गजब राजा थे। दो तो क्या सवाल पूछे जाते तो अपने पढ़ते हैं कि बाल विवाह मेल विवाह पर। इसने उस समय मृत्यु भोज पे भी रोक लगाई थी। किस पे लगाई थी? नहीं लिखना अपने, क्वेश्चन तो इनका ही पूछते हैं। ये छोड़ो, इसने तंबाकू पे रोक लगाई थी। आज के बाद किसी की जेब में मिराज या नटराज मिल गई ना, मैं टांगे तोड़ूंगा, देख लेना तुम्हारी। तो मस्त राजा हुआ था। मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था, और पहले गोलमेज सम्मेलन में वहां कह के आया कि भाई गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने, मैंने उस दिन बताया था क्यों बुलाया, कि भारत में शासन में सुधार करने के लिए। तो इससे भी राय पूछी गई कि भारत में शासन में क्या सुधार होने चाहिए। इसने कहा भारत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। 1930 में। कब ये बात कर रहा है? तब तक अंग्रेज इस बारे में नहीं सोच रहे थे, कांग्रेस इस बारे में नहीं सोच रही है। इसने कहा कि भारत में क्या जानी चाहिए? डेमोक्रेसी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भारत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, तो तुम खुद तो नहीं लाते। अलवर में तो नहीं डेमोक्रेसी, अलवर में तुम राजतंत्र लिए बैठे हो। इसने कहा जल्दी लाएंगे। आगे अलवर में चुनाव करवा दिए। गांव के अंदर चुनाव करो, पहले गांव में कराएंगे, फिर ऊपर उसके नगरों में करवाएंगे, फिर राजधानी में करवा लेंगे। फिर एक दिन राजा अपनी पोस्ट पे तो बैठा रहेगा, लेकिन उसके पास पावर नहीं होगी। सारी पावर किसके पास चली जाएगी? जैसे इंग्लैंड में राजा रानी बैठे हुए हैं, लेकिन पावर सारी की सारी संसद के पास है, मतलब जनता के पास है। तो इसने चुनाव वगैरह करवाने शुरू कर दिए। तो बाद में अंग्रेजों के साथ इसकी अनबन होनी शुरू हुई। चुनाव करवा लिए, अंग्रेजी को हटा के भाषा कौन सी पढ़ेंगे? खादी अनिवार्य कर दी थी इसने। अलवर में कैसे कपड़े पहने जाएंगे? खादी। तो खादी को गांधी जी से पहले कोई प्रमोट करने वाले बंदे तो दिए थे। जय सिंह जैसे लोग थे। समाज सुधार करने शुरू कर दिए कि साहब ये बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, अनमेल विवाह पर रोक लगाई जाए, और यदि कोई ईसाई बन गया तो उनको वापस हिंदू बनाएंगे। यदि कोई ईसाई बन गया तो उनको इसमें तो थोड़ा और आगे बढ़ गया। फिर किसी ने कहा साहब ईसाई तो कम ही बने, भाई ईसाई कम ही थे, आज भी ईसाई कम ही देखते हैं, तो उस टाइम और कम रहे होंगे। तो किसी ने कहा साहब मुसलमान जो बन गए हिंदू के, उनको ही बना दो। तो अलवर के किले के बाहर एक पंडित जी बिठाए थे कि कोई जो हिंदू से ईसाई मुसलमान सिख कोई बन गया हो, और जो आए अपनी मर्जी से यहाँ पे, और आने के बाद भाई साहब ये जनेऊ पहना उसको गंगा जल दो, ओम भूर्भुवः स्वः, तू आज के बाद हिंदू है, तेरे को कहीं जाने की आवश्यकता। तो बंदा अलवर में गांव के गांव वापस कन्वर्ट कर गया था। तो अंग्रेजों के साथ भयंकर टसल होनी शुरू हो गई। अंग्रेजों के इसके बनने बीच में बन्नी बंद हुई। फिर एक कांड और कर गया। अंग्रेजों की वो कंपनी हुआ करती रोल्स रॉयस, कारों की कंपनी थी।
और ये वो खादी के कपड़े पहन के एक दिन रोल्स रॉयस कंपनी वहां चला गया, तो खादी के कपड़े देखे तो गरीबड़ा सा आदमी लगा। तो रोल्स रॉयस वाले बेचारे कर्मचारियों ने कहा भाई साहब यहाँ महंगी मिलती है गाड़ियां, तेरे को लेनी है तो सस्ती आगे से कहीं से ले ले। तो उसको बड़ा ईगो हर्ट हुआ, उसने कहा कितनी है तुम्हारी कंपनी में अभी? उनका अच्छा खड़ी है। उसने कहा पैक करो। वो छह गाड़ियां लेके आया, अलवर के नगर निगम में लगाई, दो आगे झाड़ू लगाई हुई। गाड़ी वाला आया, जरा कचरा निकाल। अब यार रोल्स रॉयस बहुत महंगी गाड़ी थी भाई, रोल्स रॉयस खरीदने वाले राजा महाराजा थे। अब रोल्स रॉयस कंपनी ने नया मॉडल बनाया, नया मॉडल बना किसी राजा के पास गया, और राजा जाकर अच्छा नया मॉडल आए, देखिए आप इसमें ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। और राजा ने कहा क्या कचरा उठाती है कि नहीं उठाती है? उसने कहा यार ये गाड़ी लूं मैं। भाई ये ना, ये भी एक मेंटेलिटी है बहुत भयंकर वाली। नैनो भारत में इसलिए नहीं बिकी क्योंकि कहा गया गरीब की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? कोई भी आदमी को तो गरीब कहलवाना पसंद नहीं करता, हो भले ही। नैनो 1 लाख में निकाली, लाख टकिया, लाख टके दो और गाड़ी ले लो, गरीब की गाड़ी, गरीब की गाड़ी। फिर किसी ने कहा यार किसी के घर के आगे नैनो खड़ी, इसका मतलब वो क्या है? कार लाए फिर भी गरीब लाते इसलिए है कि गांव वाले क्या समझे अपने को, भले लोन लेके लाए, कर्जा लेके लाए, पर भाई साहब माहौल बना रहना चाहिए, अपने पास पैसे हैं। और हम कार ले आए, बाद में कोई गरीब दौड़ इस कार के पीछे, ऐसी कार क्यों लेके आनी है? तो रोल्स रॉयस के वो अजीब सा हालत हो गई कि यार इसमें कचरा उठाते हैं। फिर रोल्स रॉयस वाले बापड़े यहाँ पे आए, इस राजा के हाथ जोड़े कि बापूड़ा तेरी काली गाय हम, और ये गाड़ियां प्लीज, ये झाड़ू हटा, ये हमें वापस दे, तेरे को नहीं दे देंगे, फ्री दे देंगे। वो वापस लेके गए, समझौता हुआ, इसको गाड़ी दे के गए, तब इसने वो गाड़ियां हटाई थी। तो अंग्रेजों के साथ भयंकर ही टसल होनी शुरू हो गई थी। बीच में अंग्रेजों का एक ड्यूक आया था, तब इसने एक महल बनवाया था, सरिस का महल। कौन सा बनवाया था? सरिस का। लिखो, सुनो एक बात और सुनो, देखो जैसे अपने यहाँ पे होते थे ना सामंत, वैसे इंग्लैंड में होते ड्यूक। कौन हुआ करते? ड्यूक। जैसे मैं कहूं कि भाई अपने यूं नाम लेते हैं कि मैं कह रहा हूं माचेडी का सामंत, क्या बोल रहा हूं? माचेडी। वैसे एडिनबर्ग का सामंत, एडिनबर्ग जगह का नाम, सामंत को बोलते थे ड्यूक। क्या बोलते? ड्यूक। ड्यूक, एडिनबर्ग का ड्यूक हमेशा राजा जो होता था ना उसको ही बनाते, मतलब राजा का मतलब जैसे रानी है तो रानी का जो पति है वहां पर तो रानी बन जाती, तो अब रानी के पति को क्या बनाएंगे? तो फिर उसको एडिनबर्ग का ड्यूक बना देते। कहां का ड्यूक बना देते? और राजा है तो फिर राजा का भाई है या राजा का बेटा है तो उसको क्या बना देते? एडिनबर्ग का ड्यूक। तो मतलब एडिनबर्ग का ड्यूक बहुत बड़ी पद हुआ करता था। तो वो एक बार अलवर आया हुआ था, तो उस समय अलवर में बनाया गया था सरिस का महल। क्या बनाया गया? बाद में तिजारा में दंगे हो गए। कहां पे दंगे हो गए? हिंदू मुस्लिम टाइप के दंगे हो गए। पर कहा तो ये भी जाता है कि इन दंगों को भड़काने में भी अंग्रेज ही थे, कि अंग्रेजों ने दंगे भड़कवाए। दंगे हुए तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई राजा दंगे हो गए राजा के टाइम में, और राजा दंगों को संभाल नहीं पाया, इसलिए राजा को 2 साल के लिए हटाते हैं। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए हटा दिया। तो राजा 2 साल चला गया इंग्लैंड, अलवर से बाहर रहना पड़ेगा, अलवर से बाहर रहना पड़ेगा। कहां चला गया? अंग्रेजों को लगा 2 साल में जनता भूल भाल जाएगी। 2 साल बाद राजा इंग्लैंड से वापस आया। अलवर की जनता ने इतना भयंकर स्वागत किया कि राजा सुबह उतरा था रेलवे स्टेशन पे, अपने महल पहुंचने में शाम हो गई। बीच में जगह जगह बाहरों फूल बरसाओ, हमारा राजा वापस आया है, टाप का फील ले रहे थे लोग। तो अंग्रेजों लगा रही है तो दिक्कत करवाएगा, तो अंग्रेजों का अभी तक कंडीशन कंट्रोल में नहीं, तुम वापस बाहर जाओ। फिर ये यहाँ से पेरिस चला गया था, इसके समझ आ गया कि अब अंग्रेजों से अपनी बननी नहीं। फिर पेरिस में डेथ हो गई थी। कौन से दंगों के बाद हटा दिया गया? अब देश आजाद कब हुआ बताओ? 15 अगस्त 1947। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है? कब हुई? 30 जनवरी 1948। हत्यारे पकड़ लिए गए, हत्यारे पकड़ लिए गए, हत्यारों के पास बंदूक मिली, बंदूक पे लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था? अंग्रेजों ने कहा, भारत सरकार ने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है तो पता चला कि ये जो लोग थे थोड़े दिन पहले अलवर जाके आए थे। अलवर किससे मिल के आए? तो अलवर के प्रधानमंत्री से मिल के आए। अलवर का प्रधानमंत्री था वीएन खरे। कौन था? कि वीएन खरे से इनकी मुलाकात हुई। वीएन खरे को उठा लिया भारत सरकार, नजरबंद कर दिया, तो जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक तुम कहीं बाहर जाओगे नहीं। किसी ने कहा वीएन खरे को यदि कंडीशन का पता था तो फिर तो राजा को भी पता होगा, तो राजा को भी उठा लो। तो राजा को भी दिल्ली में नजरबंद कर दिया, दोनों नजरबंद, जब तक मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं जाए तब तक तुम बाहर जाओगे नहीं। हालांकि फैसला आया तब तो ये पता चला कि दोनों को कांड का पता, तो दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाइज्जत बरी किया जाता है। वीएन खरे तो बाद में 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव लड़े थे भोपाल से। कहां से लड़े? और हमारी संसद के ऑनरेबल मेंबर रहे थे, पर पहले उस मर्डर केस में गिरफ्तार हुए थे।
तेज सिंह जी बाद में दिल्ली बैठ गए, अपने ठीक है यहीं बैठे हैं, अपने वापस को जाने की आवश्यकता नहीं। 2009 में मरे। कब मरे? 2000 2009 तक तेज सिंह जी दिल्ली बैठे थे अपने। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से राजा को गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? किसको गिरफ्तार किया गया? देख लो, ये तीन बड़े वंश थे भैया ना, कि गोहिल, राठौड़ और कच्छावा। क्योंकि इनका शासन है ना 1947 तक चल रहा था। कब तक चल रहा था? 1900। तो जितना लेट तक शासन चलता रहा ना, उतने एक तो राजा ज्यादा हो गए। जितना लेट तक शासन चलता रहा ना, उतनी किताबें ज्यादा लिखवा ली। क्योंकि बाद में जब शांति काल आया, अंग्रेजों के टाइम में शांति काल आ गया, तो किताबें लिखवा ली, खूब सारी किताबें लिखवा ली, जिनकी बातें भी ज्यादा पता, बातें ज्यादा पता, तो हिस्ट्री में स्थान भी क्या मिल गया? ज्यादा। अब जो आगे वाले हम तीन वंश पढ़ेंगे, चौहान, परमार, प्रतिहार, ये बहुत जल्दी समाप्त हो गए थे। इनका शासन राजस्थान में 47 तक नहीं था, इनका शासन जल्दी समाप्त हो गया। जल्दी समाप्त हो गया तो इनके बारे में ज्यादा किताबें नहीं, किताबें नहीं तो फिर इतिहास की बातें भी ज्यादा, खूब सारी काम की होगी, पर हमारे पास ज्यादा जानकारियां नहीं। आई बात सुन। पहले तो जैसे हमने पढ़ा था, राठौड़ों की उत्पत्ति पढ़ी थी कि उनको दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट या कन्नौज का गढ़वाल। वैसे चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हेडिंग डाल लो, चौहानों की उत्पत्ति। और क्या क्या नाम बताओ देखे? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो इन चारों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड। अग्निकुंड से हुई, इसलिए चार क्या कहलाए? अग्निवंश। अग्निकुंड किसका था? यज्ञ का। यज्ञ कहाँ हो रहा था? अबू पर्वत पे। कौन कर रहे थे? ऐसा कौन कहता है? चंद बरदाई। चंद बरदाई कौन सी किताब लिखता है? किसके दरबार में था वो? चौहानों के दरबार में। तो वो कहता है चौहान और चौहानों के साथ चालुक्य, परमार और प्रतिहार, ये सारे के सारे किससे उत्पन्न हुए? अग्निकुंड। और वो खुद चौहानों के दरबार में था, तो उसने कहा सुनो भाई साहब एक बात और, पहले ऋषि ने तीन उत्पन्न किए थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, इनसे पार नहीं पड़ी, इसलिए चौहानों को लाना पड़ा। तो कहता है अग्निकुंड में सबसे लास्ट में कौन आए थे? कुल मिलाकर करना चाहता सब में शक्तिशाली कौन? आपकी मान डाकण कौन कहे? तो वो यही को परमारों के दरबार में होता, तो वो कहता सबसे लास्ट में कौन आए थे? पर वो चौहानों के दरबार में था, तो उसने बताया सबसे लास्ट में कौन है। तो यार पीछे का सवाल है कि अग्निकुंड में सबसे अंत में उत्पन्न कौन हुए थे? ऑब्वियस बात है, चंद्रबरदाई लिखेगा तो सबसे लास्ट में किसको बताएगा? ये थियरी खूब फेमस हुई। इसको बाद में दो लोगों ने और स्वीकार किया। एक बंदे थे आपके मोहनोत नैणसी। कौन थे? मोहनोत नैणसी। एक बंदा है सूर्यमल मिश्र। कौन है? कौन कौन? दो बंदे बताओ देखे। मोहनोत नैणसी और, लिखो, मोहनोत नैणसी तथा सूर्यमल मिश्र ने भी सिद्धांत को स्वीकार किया था। मोहनोत नैणसी और सूर्यमल, सूर्यमल, सूर्यमल मिश्रण नहीं है। यदि आप मिश्रण बोलते हो तो आप अपनी भाषा में मिश्रण कर रहे हो। नाम क्या है? चंद्रबरदाई नहीं, सूर्यमल मिश्रण नहीं। भाई बात समझ में याद रहेगी बातें। तो अब कोई आपसे पूछे इनमें से कौन सा एक व्यक्ति अग्निकुंड के सिद्धांत को नहीं मानता है? चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सवाल आ सकता है ऐसा? कर लोगे? कोई पूछा अग्निकुंड का सिद्धांत देता कौन है? चंद्रबरदाई। अपनी कौन सी बुक में? कौन से ऋषि? कौन से पर्वत पे? क्या कर रहे थे? यज्ञ के अग्निकुंड से कितने? कौन कौन से? सबसे लास्ट में कौन है? इस थियरी को मानता कौन कौन है? मोहनोत नैणसी और सूर्यमल। पर अपने को खुद को अजीब सा लगता है, और लगता है अग्निकुंड से आदमी कैसे पैदा हो सकता है? और यदि अग्निकुंड से आदमी पैदा होता हो तब तो कश्मीर में फौजी मरवाने की कहां हो सकता है? योगी आदित्यनाथ को इनको कहो कि बाबा जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ो, आप करो यज्ञ, और उधर समाचार आए कि भाई 3 फौजी शहीद हो गए, उनका स्वाहा 3 आए, 3 और भेज दिए वहां पे, तो कम से कम जान माल की हानि कम हो जाएगी यार अपने आप में। इसका मतलब ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जाता अग्निकुंड से? संभवत्व ये है, हमारी पुरानी जो भी किताबें हैं उन किताबों में जो भी बातें बताई हुई है वो थोड़ी अलंकारिक भाषा में। कैसी भाषा में? साहित्यिक भाषा में, अलंकारिक भाषा में। समझाने वाले ने थोड़े अलग रूपकों का प्रयोग किया है, अलग उपमाएं देने का प्रयास किया है। ऐसा हुआ है, ये वो समय है जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विदेशी आक्रमण अपने होते थे इधर उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ से, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। वे लोग थे जो गाय का मांस खाते, मूर्तियां तोड़ते, यज्ञ को पसंद नहीं करते। भारतीय संस्कृति यज्ञ करती है, भारतीय संस्कृति मूर्ति पूजा करती है, भारतीय संस्कृति गाय को माता मानती है, भारतीय संस्कृति नारी का सम्मान करती है।
और जैसे ही खैबर और बुलंदर्रा क्रॉस होता है, अफगानिस्तान के आगे की तरफ के जो लोग थे वो इनमें से किसी भी चीज में बिलीव नहीं, वो नारी का सम्मान नहीं करते थे, वो गाय को माता नहीं मानते, उल्टा वो गाय को काट के खा जाया करते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो यज्ञों का सम्मान नहीं करते। इसलिए उधर से आक्रमण हो रहे हैं, आक्रमणकारी यज्ञों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यज्ञों को समाप्त कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को उठा के लेके जा रहे हैं, गायों को काट काट के खा रहे हैं। उस समय कोई एक ऋषि किन्हीं 4 लोगों को मोटिवेट कर रहा है। 4 लोगों को क्या कर रहा है? उन 4 लोगों के नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और उनको मोटिवेट करा कि जाओ लड़ो, तुम्हारा काम लड़ना है। यदि अब देश के लिए नहीं लड़े तो हमारा देश पूरी तरीके से गुलाम हो जाएगा। अब यदि देश के लिए नहीं लड़े तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये महिलाओं की रक्षा, गायों की रक्षा, ये मूर्तियों की रक्षा, ये यज्ञों की रक्षा तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? प्लीज उठो, उठ के जाओ। उन 4 ने भी कहा होगा कि ऋषि ठीक है आपकी बात, हम जाएंगे, पर यार सामने वाले इतने शक्तिशाली हैं, पार कैसे पड़ेगी? ऋषि ने पुनः कहा होगा कि चिंता मत कीजिए, देवता तुम्हारे साथ है। कौन तुम्हारे साथ है? देवता तुम्हारे साथ है। चलो आज मिलकर एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते हैं कि हे देवताओं, ये 4 योद्धा हमारे लड़ने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी तमाम शक्ति, तमाम बल जो है इनको प्रदान कीजिए ताकि जीत के आए। यज्ञ किया होगा, यज्ञ करने के बाद चारों युद्ध लड़ने के लिए गए होंगे, इसलिए थियरी आ गई कि इन चारों की उत्पत्ति किससे हुई। आई बात समझ? अब इस बात को मैं उल्टा आज के प्रैक्टिकल में लाके कहता हूं। स्टूडेंट है, एग्जाम देना है, एग्जाम से पहले मेरे पास आया और मेरे को आके उसने कहा कि सर हालांकि पढ़ाई की थी पर अब मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं प्री में होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा एसआई के अंदर होगा या नहीं होगा। मैं या कोई दूसरा उसको क्या कहेगा कि चिंता मत कर, तूने पढ़ाई की है, तेरे पढ़ाई काम आएगी, तू तो बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रख, पक्का जा। फिर भी वो ज्यादा कहता है कि सर पता नहीं क्यों एग्जाम देने से पहले जो है पैर दूझने लग जाते हैं, वहां पर बैठ के भी सर मेरा दिमाग इधर उधर होने लग जाता है। बहुत सारे मामलों में मैं कई बार कहता हूँ, अपने करते भी है सारे, मैंने किया होगा, आप भी करते हैं, कि अपने देवी देवता का नाम लेके जाना रहे, सब ठीक होगा। बालाजी महाराज के हाथ जोड़ के जाना, सब ठीक होगा। और भले ही हम डेली पूजा ना करते हो, एग्जाम देने से जाते टाइम पहले भगवान के हाथ जोड़ के जाते, अपने को भी पता है कि भगवान काम नहीं आएंगे, मेरा पढ़ा हुआ काम आएगा, पर कॉन्फिडेंस रहता है, अपने को लगता है कि नहीं यार। और वहां हाथ जोड़ते समय ये कहते हैं महाराज 3 घंटे पेपर के अंदर थोड़ा दिमाग ठीक रखना, बाकी मेरे को आता ही है, कोई ऐसा क्वेश्चन गलत मत करवा देना जो आ रहा और वहां पर गलत हो जाए। यही तो है, ये थोड़ी कहते हैं कि महाराज पेपर अभी मेरे सामने लिया, नहीं अपने कहते ठीक है मेरा ध्यान रखना, मैं रक्षा करना। किसी सफर में जाते हैं तो हम देवी देवताओं के हाथ जोड़ के जाते, कॉन्फिडेंस ही देता है। सेम है, उस समय युद्ध लड़ने पड़ते थे, आज तुम्हें पेपर देने पड़ रहे हैं। हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कालांतर में 4 वंश, चौहान, चालुक्य, परमार और इनके तमाम युद्ध इन बातों को लेके हुए हैं कि मंदिर नहीं तोड़ने, इनके तमाम युद्ध इन बातों को लेके हुए हैं कि गाय नहीं कटने देंगे, इनके तमाम युद्ध इन बातों को लेके हुए हैं कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे। हम बार बार पढ़ते हैं कि उन दिनों सोमनाथ पर हमले हो रहे थे, सोमनाथ में हमला मूर्ति तोड़ने को तो है, सोमनाथ में हमला हो रहा है, ये चौहान चालुक्य लड़ रहे हैं, उन तमाम लड़ाइयों में लड़ने वाले लोग थे। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके एसआई का इंटरव्यू होता है, आरएस का इंटरव्यू होता है, और वहां पर वो आपसे पूछता है कि तू राजस्थान हिस्ट्री पढ़ के आया? आपको हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ के आया, कुछ ही पूछ लो मेरे से आप। अगला पूछता है कि तू अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में जानता है? वो बोलता नहीं, उससे पहले आपका देखो सर ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर यज्ञ किया था, अग्निकुंड से 4 जातियों, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। चौहान जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे, चंद्रबरदाई कह के गया था, पृथ्वीराज रसों में कह गया, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था, मूणोत नयन से सूर्यमल मिश्र ने भी समर्थन किया। अगला पूछो, यही जानना चाह रहे थे, मैंने बता दिया। अगला कहता वेरी गुड, शाबाश शाबाश, दोनों 2 मेंबर और बैठे तो उनको कहता अरे बच्चे को देखो, और क्या शानदार जवाब, वेरी गुड यार, क्या यार हिस्ट्री तो बहुत अच्छी पढ़ी है तूने, कहा स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ता है तू? ऐसा आजकल आरपीएससी कहती है, एग्जैक्टली ऐसा ही कहती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट अपने, सबके जवाब एक जैसे हो गए, सबके। पहले खूब सारे बच्चे इंटरव्यू के बाद आ कहते हैं कि सर थोड़ी सी देर बोला था, और बोलते ही उसने कहा कोचिंग करके बच्चों को ये सिखा होता कि अपने वहां नहीं बताना कोचिंग की भी है। वो कहता है कि नहीं नहीं सर मैंने कोई कोचिंग नहीं की, स्व अध्याय से मैं यहां तक। आरपीसी बावड़ा को देख इतना बुआजी बोला को नहीं,
अभी मैंने पीछे वाले से पूछा था, तेरे से जो पीछे गया था, तेरे से जो आगे आया था, उससे मैंने पूछा था कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता, और उसने कहा था महाराणा प्रताप जीता। ये 6 बातें वो सेम तूने बताई है। तो ये स्वाध्याय तुम कितने लोग मिलके करते हो? तो तुम्हारे सामने भी ऐसी चीजें आएगी, एग्जैक्टली वो ऐसा ही बोलेंगे तुम्हें। तो इस बार खूब सारे बच्चों ने आका, अरे सर, तो एक बार तो मुझे आता पुराना कोई है, पुराना कोई बात है कि अब तो आरपीसी ने बंद कर दिया। पहले आरपीसी ये करते, जैसे मान लो आपका एसआई का आरएस का इंटरव्यू है ना, तो भाई कितने लोग एक बेच में, तो मान लो एक बेच में 8 लोग है ना, 8 लोगों का एक साथ ही होता है। 8 आदमी आगे बैठ के, तो होता है क्या भाई, अपने इंटरव्यू देने जाए तो डर लगता है ना भाई, अपनी जिंदगी का सवाल होता है यार, उस दिन अपना तो युद्ध ही है वो एक प्रकार का। तो अपने वहां बैठे, तो आरपीसी की कोई ना कोई मेंबर आके आपको एड्रेस करके जाते, आगे आपको नाम पूछ लेते हैं, नहीं नाम नहीं आते, और आगे पूछते कि भाई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लूंगा तुम्हारा इंटरव्यू, और कोई डरने की आवश्यकता नहीं, अपने जीता है ना आराम से बताना। और हम ये जानते हैं यार कि जो प्री और मेंस पास करके है उसका ज्ञान है, तो बच्चे को आता है यार, तो जब तो तुमने प्री और मेंस पास किया, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हो। राजस्थान में 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 2000 लोग इंटरव्यू दे रहे हो, तुम 2000 में इंटेलिजेंट लोग हो, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आना उससे क्या होता है, अपने कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं बंदा अपने को बात बोल गया। तो ऐसा आरपीसी इन सालों में पिछले 2 अटेम्प्ट बंद कर दिया, वरना पहले सब में आगे समझा के जाया करते थे। तो एक बार एक आरपीसी मेंबर आए, वो समझाए, और उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, नंबर भी आपको सही देंगे, प्लीज एक काम मत करना, तुम बाहर जाके और कोचिंग वालों को ये मत बताना कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। क्यों सर? इसमें तुम्हारा घाटा है यार, हमारे पास क्वेश्चन लिमिटेड है, तुम कोचिंग वालों को जाके बता देते हो कि ये क्वेश्चन पूछे। अब तुम्हारा तो आज हो गया, तुम्हारे बाद में भी तो 2000 स्टूडेंट आएंगे, कोचिंग वाले दूसरे दिन सब कहते हैं आ जाओ हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आरबीसी क्या क्या पूछती है। अब यार अगले दिन हम बच्चे से पूछते हैं अग्निकुंड, वो कहता रुको मैं माचिस लाया हूं, अग्नि यही जलाऊंगा। वो यार पहुंच ही नहीं लेता, उससे पहले बता देता है कि उसको पता है क्या क्या क्वेश्चन है, उसके बाद लिस्ट पड़ी यार कि हमने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन तो लिमिटेड, हम तो वही पूछेंगे यार। इसलिए देखो फिर तुम्हारे नंबर आते हैं कम, उनके नंबर आते हैं, इसलिए कोचिंग वालों को जाके मत बता देना यार, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हें भी ऐसा कहेंगे। तो जैसे ही वो कहते हैं अग्निकुंड, और आपने दर 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 पूरा बता दिया, रेल सी चला दी, तो आरपीसी वाले अब बाद में मुस्कुरा कहते हैं वेरी गुड यार, शाबाश। उन मेंबर्स को कहा देखो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और कितना अच्छे से जानता है, तो तुमने बीएससी कर रखा है ना? तो आप कहते हो हाँ सर बीएससी। कितने परसेंट थे बीएससी में? 76%। वेरी गुड, 76% से बीएससी बायोलॉजी में? तो जी सर बायोलॉजी में। अरे यार वेरी गुड वेरी गुड। तो यार हमने सुना था कि बच्चे एक्स वाई गुणसूत्र से होते हैं, ये अग्निकुंड से कैसे पैदा हो जाते हैं? तुझे लगता है कि अग्निकुंड से भी आ सकता है? फिर ये बायोलॉजी फेल नहीं होगी यहाँ पे? तो आप सर सर आप तो जानते हो हिस्ट्री में सर गप्पे ही होती है। क्या करें सर, अब पढ़ना ही पड़ता है, सिलेबस ऐसा ही है सर। मेरे मानने में तो नहीं आती अग्निकुंड से कैसे है, तो अगर अब लिखा हुआ है तो बताना ही पड़ता है उनको, कहना कि सर साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग है, इसके अर्थ दूसरे होते हैं। जब वो कहता है अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब है यज्ञ करने से पहले वो डरा हुआ है, उसके बाद कॉन्फिडेंट है। तो कई बार हम नहीं कहते कि उस घटना के बाद उसका एक नया जन्म हुआ, है ना? वो एक एग्जाम में फेल हो गया था, उस दिन उसने संकल्प लिया कि अब मैं कुछ करूंगा, तो हम कहते हैं यार उस एग्जाम में, आपने खुद के लिए कहते हैं यार उस दिन फेल नहीं हुए होते ना तो वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, या उस दिन वो आदमी नहीं मिला होता ना, वो भैया नहीं मिले होते ना तो यार कॉन्फिडेंस नहीं आता। उन्होंने यार मेरी जिंदगी पलट दी थी। सेम है, नया जन्म है ना अपने आप के अंदर। तो अग्निकुंड वाली थ्योरी वही है, आई बात समझ में? तो ये अग्निकुंड वाली बात पहले बढ़ गई। तो कभी आपसे कोई पूछे तो इस प्रकार यूं कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आगे आदमी कहीं से। अग्निकुंड अपने आप में, मैं अभी भी है ना, आप नोटिस करना, आप कई बार अखबार में पढ़ते हैं 2020 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ का आयोजन किया। क्यों? कि हमें लगता है कि यज्ञ करने से देवता राजी होंगे, देवता राजी होंगे तो हमारे क्रिकेटरों को जिता देंगे। सेम इस बात को आप यूं ले आइए, ऋषि वशिष्ठ ने चौहान चालुक्य परमार प्रतिहारों को दुश्मनों के खिलाफ जीतने के लिए यज्ञ का, सीधी सी बात, आगे बात समझे? तो इसमें कोई किंतु परंतु ज्यादा यूं सोचने वाली बातें नहीं, यार ऐसे कैसे हो गया, हालांकि तुम सोचते तो नहीं है, तो मेरे कॉन्फिडेंट मेरा भी कहता है कि तुम नहीं सोचते। मैंने फालतू में 15 मिनट की बात बताई,
पर आरपीसी में कोई पूछ ले तो अपने ये जवाब देना है, वरना तुम्हारा तो पूरा फोकस इस पे रहता है कैसे घोटे मारे, चार कौन कौन आए थे, और तुम्हारे ये भी याद नहीं रहता। इसलिए आरपीसी का सवाल तो ये है कि इन चारों अग्निकुंड से कौन से वंश की उत्पत्ति नहीं हुई थी? चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल। या अग्निकुंड से कौन से वंश की उत्पत्ति हुई थी? राठौड़, गोहिल, कछवाहा, परमार। क्या बताते हैं? अब कोई पूछे इनमें से कौन से स्रोत में, कौन से सोर्स में चौहानों को ब्राह्मण नहीं बताया गया है? वो देखा बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, उसमें चौहानों को क्या बताया गया? अग्निवंश। क्या बताया गया? अग्नि। तो ब्राह्मण कहां कहां बताया गया बताओ? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासो। और ये राजस्थान के इतिहास के, भारतीय इतिहास की बड़ी एक वो रही कि खूब सारे राजवंश ऐसे में जिनको ब्राह्मण बताया हुआ है। जैसे गोहिलों के बारे में भी लिखा हुआ कि वो नागर नामक ब्राह्मण की संतान है। किसकी संतान है? हम आगे प्रतिहार पढ़ेंगे, प्रतिहारों को बताया वो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की संतान। यहाँ पर ये जो चौहान है तो बिजोलिया अभिलेख तो साफ साफ लिखता है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो इतिहासकारों के सामने बड़ा यूं था कि यार ये है कौन वास्तव में, इनको ब्राह्मण कैसे लिख दिया गया? तो अपने राजस्थान की हिस्ट्री सबसे अच्छी कोई लिख के गए जो अब तक भी चल रही है, वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसकी है? ओझा जी इसका रिप्लाई देते हैं कि यार ये इन वंशों को, राजवंशों को ऐसा क्यों बता दिया गया, ब्राह्मण क्यों बता दिया गया? तो वो कहते हैं, तो वो इस बिजोलिया अभिलेख का एग्जांपल देते हैं वापस कि बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? कौन से ब्राह्मण है? वत्स, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो उनका उसमें उसका गोत्र लिखा हुआ है वत्स, और हम गोत्र के आधार पर कह देते हैं कि चौहान क्या है? ब्राह्मण। तो उसमें बाद में कहते हैं, अब क्या है, कुछ चीजें समय के साथ मिट जाती है जी, इसलिए अपने को समझ में भी नहीं आती और अपने जानते भी नहीं। गोत्र होते हैं ना वो ऋषियों के होते हैं। गोत्र क्या होते हैं? जब कभी भारतीय समाज प्रारंभ हुआ होगा तब शुरुआत में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, यज्ञ किया करते। क्या करते? यज्ञ। यज्ञ करने के लिए कोई ना कोई ब्राह्मण चाहिए। वो जो ब्राह्मण हुआ करता उसका कोई ना कोई एक गोत्र होता। उसका क्या होता है? गोत्र। उस परिवार के लोग बाद में उस गोत्र का प्रयोग करते। इसलिए गोत्र आपका और मेरा होता ही नहीं है, गोत्र ऋषियों के होते थे। गोत्र किसके होते? और हमारा परिवार आज से कितने साल पहले जिस ऋषि से जुड़ा हुआ था उसका गोत्र हमारा गोत्र मान दिया जाता है। ये जो अब अपने सरनेम लगा के घूमते हैं जिसको हम गोत्र कहते हैं ना, ये गोत्र नहीं है, ये तो हमारे को दादे परदादे का नाम है। अब जो अपने आगे सरनेम लगे हुए ना, इसका मतलब तो केवल इतना है कि इस नाम का हमारा कोई पूर्वज हुआ था, इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं। ये तमाम या तो हमारा कोई पूर्वज हुआ था या हम किसी जगह रहते थे, जिस जगह रहते उस जगह का हमने वो सरनेम लगाना शुरू कर दिया। ये सरनेम गोत्र नहीं होते, गोत्र ऋषियों के होते हैं हमेशा। इसलिए आज भी जब यज्ञ किया जाता है तब पंडित जी पुनः पूछते हैं वहां कि तुम्हारे गोत्र बताइए, और वहां जब गोत्र पूछते हैं तब अपने ये नहीं बताते जो अपने नाम के आगे सरनेम लगे हुए। वहां अपने गोत्र वो ऋषियों वाले गोत्र होते हैं, जैसे गौतम, जैसे कश्यप, जैसे मानव, जैसे भारद्वाज, जैसे वशिष्ठ, ये गोत्र होते हैं। ये गोत्र वहां पर जैसे सोम, जैसे मनु, ये गोत्र बताने पड़ते हैं। अब चूंकि हम समय के साथ ये परंपराएं भूल गए तो कई बार अपने अपने जो सरनेम होते हैं ये बताते हैं। तो पंडित जी कहते हैं नहीं तुम्हारा गोत्र ये नहीं है, तुम्हारा गोत्र बताओ। तो अपने कहते हैं भाई मेरे को तो गोत्र याद नहीं आ रहा, मेरा गोत्र क्या है? तो फिर पंडित जी कहते हैं कि मेरा गोत्र ये है, आगे जो भी मंत्र बोले वो मेरा गोत्र का नाम लेते हुए आपको बोलना है। तो पंडित जी अपना गोत्र बता करवा देते हैं। कई बार पंडित जी भी इस परंपरा को भूल गए, इसलिए अपने वाले सरनेम के साथ में करवा देते हैं। अब चूंकि अब तो यज्ञ भी बंद हो गए, यज्ञ का मतलब ज्यादा अपने लिए बचा अब शादी। इस शादी में यज्ञ, अग्निकुंड है, अग्निकुंड के सामने यज्ञ हो रहा है, तो वहां पंडित जी वापस पूछते हैं कि भाई तुम्हारे गोत्र बताइए और बताइए। दूल्हा दुल्हन अपने गोत्र बताइए, वहां गोत्र बताने पड़ते हैं, वहां जो गोत्र होते हैं उसके अनुसार करना पड़ता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, थोड़े दिन पहले मोदी जी का एक फोटो वायरल हुआ था संसद भवन के अंदर यज्ञ करते हुए। संसद भवन में यज्ञ करे थे, वो वीडियो आप पुनः देखना। उसमें जो यज्ञ करवा रहे हैं पंडित जी वो कह रहे हैं कि भाई आपका गोत्र बताइए, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कश्यप। क्या गोत्र है? अब वो पंडित जी आगे बोलने लगते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यवर्ते कश्यप गोत्रे नरेंद्र नामे दामोदर नाम पिता नामे संसद भवने दिल्ली क्षेत्रे। यज्ञ जो संपन्न कर रहे हो पूरा कौन से द्वीप में, कौन से क्षेत्र में, कौन से नाम के अंदर, गोत्र वो है। गोत्र ये नहीं है जो हम आगे पीछे लगा के घूमते हैं। तो मैं कई बार बच्चों को कहता भी हूँ यार घर पे जाके गोत्र पूछना। तो कई बार तो अपने दादाजी की उम्र के लोग होते हैं उनको पता होते हैं। वो मेरे को याद है कि गांव के अंदर मेरा ये देखा हुआ कि दादाजी की उम्र के जो लोग हैं, शादी में जब दूल्हा जा रहा होता है, बारात जा रहा होता है, फेरों में जा रहा होता है, बुला कहते हैं अंदर है ना पंडित जी गोत्र पूछेंगे, पता है क्या तेरे को? तो आजकल के बच्चों को नहीं पता, तो वो कहते हैं भाई नहीं पता, ये है ना अपना गोत्र, ये नहीं है, पंडित जी पूछे तब ये बता देना, वरना वहां पंडित जी के सामने क्या बताएगा? वहां नहीं होता पता तो फिर पंडित जी कई बार अपना बताते हैं। और ये तो बड़ा एक वो विवाद था अपने कि राहुल गांधी पुष्कर थे,
आज के कई साल, 10 एक साल पहले की बात है। और यहाँ पुष्कर में यज्ञ के टाइम उनसे पूछ लिया कि आपका गोत्र क्या है, तो राहुल गांधी को पता नहीं था। तो राजीव शुक्ला पास में बैठे थे, जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष आपके, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय है। तो अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी कि राहुल गांधी का पता चला गोत्र, राहुल गांधी है दत्तात्रेय गोत्र के। अब ये बात हो गई। उसके थोड़े दिन बाद वो उत्तराखंड के किसी और मंदिर के अंदर पूजा पाठ कर रहे थे, वहां पंडित जी ने पुनः पूछा गोत्र, इस बार राजीव शुक्ला साथ नहीं थे, तो राहुल गांधी ने वहां नहीं बताया, अखबार में वापस लिखा राहुल गांधी जल्दी भूल गए अपना गोत्र। तो गोत्र ऋषियों के होते हैं, उन ऋषियों के गोत्रों का हम प्रयोग करते हैं, यज्ञों के टाइम में करते थे। यज्ञ समाप्त हुए तो परंपराएं भी धीरे धीरे धूमिल पड़ने लग गई। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि चौहान यदि ये बताते हैं कि हम वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, इसका मतलब चौहान बताना चाहते हैं कि हमारा ऋषि कौन था, वत्स कौन था। और उस समय आप किस ऋषि के शिष्य हो, आप किस ऋषि के अनुयायी हो, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ये ठीक वैसे समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग किए हुए थे खूब सारे लोग, पर फिर भी कोई आपको कहता मैं आईआईटी हूं, है ना। एमबीए खूब सारे लोगों की होते, पर कोई कहता मैं आईआईएम अहमदाबाद। वो जो अपना वो मेडल दिखा रहा है ना कि मैं आईआईएम, बस वो सेम था। पहले मैं वत्स गोत्र का ब्राह्मण हूं, इसका मतलब मेरे जो पंडित जी है वो कौन है, वत्स। इंटेलिजेंट हुआ करते, मैं साहब फलान जी के पास पढ़ा हुआ हूँ, छोटी मोटी जगह नहीं पढ़ा हुआ। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ब्राह्मण वाली परंपरा इसलिए पड़ी क्योंकि वो अपने गोत्र बता रहे हैं, गोत्र ऋषियों के होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणों के अंदर यूज लिए जाते हैं, इसलिए बाद में इन्होंने ये लिख दिया। कहां कहां पे ब्राह्मण बताया गया बताओ? बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रासौर, दशरथ।